बच्चों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ माइनर विषय रखे गए हैं। बीए के स्तर पर भी, एमए के स्तर पर भी, ठीक इसी तरह से साइंस स्ट्रीम में, आर्ट्स स्ट्रीम में भी रखे गए हैं। तो ये सिलेबस है क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का। क्लाइमेट चेंज का ये जो सिलेबस है, यहाँ पर एमएससी लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे पीजी कोर्सेज के लिए एक ही सिलेबस दिया हुआ है, साइंस आर्ट्स के लिए अलग नहीं है। यही सिलेबस एमए के लिए भी होगा। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लेनी है कि इस विषय में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। फिर हम कुछ वीडियोज़ लेके आएंगे जो अलग अलग यूनिट पर आधारित होंगे। क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये दो पार्ट में बटा हुआ है ये विषय। जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, क्या इसके कारण हैं, ये सब से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर जो पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है, हम जान रहे हैं पोल्यूशन बढ़ रहा है, हम जान रहे हैं कि जैव विविधता खत्म हो रही है, हम जान रहे हैं कि धरती के संसाधनों की क्षति हो रही है, ये कैसे रोके जाएं, इस पर क्या क्या विश्व क्या प्रयास कर रहा है, भारत सरकार के क्या प्रयास हैं, ये सब हम इस सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम सिलेबस देखते हैं, फिर इसमें देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, कहाँ से नहीं पूछे जाएंगे। तो पहली यूनिट तो परिचय की है, इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन में दो चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। पहली तो जलवायु और मौसम क्या है, इन दोनों का क्या संबंध है, दोनों में क्या अंतर है, यही पूछा जा सकता है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु कैसी है। और फिर नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस का मतलब ये होता है कि धरती के सतह के तापमान, या हम कहें कि धरती के वायुमंडल, निचले वायुमंडल के तापमान की बात की जाती है। और इस तापमान के बढ़ने को कहा गया ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक स्तर पर धरती का वायुमंडल गर्म हो रहा है। और इस गर्माहट के पीछे का प्रमुख कारण होता है ग्रीन हाउस गैस। वास्तव में धरती का तापमान प्राकृतिक रूप से गर्म रहे, इसके लिए कुछ गैसें इसके लिए जिम्मेदार हैं। और अगर ये गैसें नहीं होती तो धरती पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि एक सामान्य ताप की ज़रूरत हमें पड़ती है जिस पर जीवन संभव हो। इस तो कुछ ऐसी गैसें हैं जिन्हें प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। जो भारी गैसें होंगी वायुमंडल की निचली सतह पर, अब उसमें 5-6 गैसें होती है। CO2 भी हो गया, N2 भी हो गया, NO2 भी हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 हो गया, इसी तरह से 5-6 हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये जीवन के लिए आवश्यक है ग्रीन हाउस गैसें, लेकिन मनुष्य की गतिविधियों के कारण इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इनके उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है, जिससे धरती के सतह और वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। और इस तापमान के बढ़ने से ही ग्लोबल वार्मिंग यानी जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारकों की फिर बात की जाएगी, जिसमें जलवायु परिवर्तन के जो कारक हैं वो मुख्य रूप से दो भागों में बांटे गए। कुछ प्राकृतिक कारक हो सकते हैं, कुछ मानव जनित गतिविधियों के कारण हो सकते हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स का मतलब मनुष्य के द्वारा जो गतिविधियाँ की जा रही हैं, औद्योगिक गतिविधियाँ, जो उद्योग स्थापित किए गए, या अन्य गतिविधियों के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। दूसरी यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट से काफ़ी प्रश्न आने चाहिए आपकी परीक्षाओं में। तो दूसरी यूनिट में हम देखें तो सीधे सीधे दिया है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। इसका मतलब ये है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी क्या क्या भूमिका है उसे पढ़ना है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा रोल CO2 का है, क्योंकि औद्योगिक गतिविधियों से इसी CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, तो इससे प्रश्न बनेंगे। अगला है कि CH4 यानी मीथेन क्या काम करती है, और प्राकृतिक रूप से मीथेन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में इसकी भी भूमिका है, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस CO2 पर है, इसलिए CO2 से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें आप सब ध्यान से पढ़िएगा। फिर हमें जहाँ ध्यान देना है सिलेबस में, CO2 एमिशन, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है उस पर मनुष्य के द्वारा
कैसे कैसे उस उत्सर्जन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला, रेमेडियल मेजर टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो इन उपायों पर विश्व समुदाय लगातार बैठकें कर रहा है। हाल ही में समाचारों में आपने पढ़ा होगा कि दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 28वीं बैठक हुई और इसी ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर हर साल बैठक होती है। तो ये पढ़ना है। क्या क्या कन्वेंशन बनाए गए, क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर के अब तक कौन कौन से प्रयास हुए। COP21 पेरिस में हुआ 2015 में, तो यहाँ से प्रश्न बनने चाहिए। जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, धरती के सतह के तापमान के बढ़ने की बात की जाती है, उसी तरह से एक टर्म है ग्लोबल कूलिंग का, यानी वैश्विक शीतलन, कि धरती के वायुमंडल का तापमान कम होना। तो कहीं कहीं पर ऐसी गतिविधियां देखी जाती हैं, तो इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ना है। तीसरी यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, ओजोन परत के क्षरण को लेकर के। और सबसे गंभीर जो क्षति हुई 1980 के दशक के बाद यह देखने को मिली कि धरती के ऊपर जो क्षोभ मंडल है उसके ऊपर समताप मंडल है। तो समताप मंडल की निचली परत में एक ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन गैसों की परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती हैं। तो इन पराबैंगनी किरणों से क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं उसे भी पढ़ना है। और ओजोन परत का क्षरण क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसे भी पढ़ना है। साथ ही इसे रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। तो उपाय ये किया गया कि पहले वियना कन्वेंशन किया गया, और ये किया गया 1985 में। इसकी शुरुआत 1981 से ही शुरू हो जाती है। फिर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब अपनाया गया तो इसमें कुछ गैसों को रोकने की बात की गई। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को रोकने की बात की गई, जो फ्रिज में, एसी में, फोम वाले पदार्थों में उपयोग की जाती थी। ठीक इसी तरह से अभी हमने 2016 तक समझौते किए ओजोन परत के क्षरण को लेकर के। किगाली समझौता, रवांडा देश का एक शहर है किगाली, तो वहाँ किगाली समझौता किया गया। उसमें HCFC गैस को कर्व करने की बात की गई, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से। तो ये सब हम देखेंगे। प्रोटेक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ओजोन लेयर, की कैसे ओजोन परत का संरक्षण किया जाए और कैसे उसको बनाए रखा जाए। भारत इसको लेकर के क्या कर रहा है। तो भारत इन सभी संधियों का पक्षकार है, यानी भारत ने भी विश्व समुदाय के साथ मिलकर के ओजोन के लिए काम कर रहा है। और अब तक की जितनी भी पर्यावरण को बचाने को लेकर के संधियाँ की गई हैं, उसमें सफल संधि है ये ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के। और यह ध्रुवों के ऊपर इसमें सबसे ज़्यादा छेद देखा गया ओजोन परत में, लेकिन ये बहुत तेज़ी से कवर भी हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि 2050-60 तक ठीक इसी तरह से अगर विश्व समुदाय ध्यान दिया तो ये ओजोन परत का जो डिप्लीशन है वो दूर हो सकता है। जलवायु परिवर्तन को लेकर के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, एल नीनो और ला नीना का। तो जब भी एल नीनो आता है, ये प्रशांत महासागर के वायुमंडल और समुद्र के सतह के बीच की घटना है, जिसमें धरती के तापमान और दाब में परिवर्तन होता है। तो एल नीनो और ला नीना का प्रभाव भारत के जलवायु पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब एल नीनो का समय होता है तो सूखा आता है, ला नीना का होता है तो बाढ़ आ जाती है भारत जैसे देशों में। तो इसे भी हम समझेंगे, देखेंगे। अगली यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण है सतत विकास की। सतत विकास को लेकर के विश्व समुदाय लगातार प्रयासरत है। 2030 तक बहुत सारे टारगेट दिए गए हैं। इसके पहले सहस्राब्दी के विकास लक्ष्य तय किए गए थे, लेकिन 2015 से 2030 तक के लिए कुछ ऐसा तय किया गया कि हम लोग दुनिया से गरीबी मिटा देंगे, भुखमरी मिटा देंगे, सबको साफ पानी मिलेगा, जलवायु परिवर्तन को रोक लेंगे। तो ये सतत विकास बहुत ज़रूरी मुद्दा है और इसकी शुरुआत 1992 से हो जाती है, या हम कहें इससे पहले ब्रंटलैंड कमीशन एक गठित किया गया था 1987 के आसपास। तो ब्रंटलैंड कमीशन के बारे में पढ़ना है। और
यूएन इन्वायरमेंटल एजेंडा के बारे में पढ़ना है कि यूनाइटेड नेशन पर्यावरणीय एजेंडा क्या है और किस तरह से यह सतत विकास की बात करता है। यूनाइटेड नेशन की कुछ एजेंसीज़ हैं जैसे यूनेप वगैरह हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वो क्या काम कर रही हैं सतत विकास के लिए, उनके बारे में पढ़ना है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रहा है, यानी विश्व पर्यावरण संगठन। क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन 1992 में आयोजित किया गया था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। ये एक ऐसा सम्मेलन था जिसे कहा जाता है कि ये विश्व स्तर पर सबसे पहला सम्मेलन था जो व्यापक रूप से बहुत सारी समस्याओं को कवर करने का काम करता है। इसी सम्मेलन में पहली बार सतत विकास की बात की गई और इस सम्मेलन को अर्थ समिट भी कहा जाता है। तो अर्थ समिट इसी 92 वाले सम्मेलन को कहते हैं। पढ़ेंगे इसको भी। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 का संबंध सतत विकास से है। ये बार बार पूछा जाता है और सीधे से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत विकास से है। आईपीसीसी क्या होती है? आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज को लेकर के कार्य करने वाली संस्था है। ठीक इसी तरह से ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी क्या है? एक तरह का उपाय है कि जो जलवायु परिवर्तन है इसमें विकसित और विकासशील देशों के बीच कुछ समझौते किए जाएंगे, तकनीकी मदद और कुछ धन का हस्तांतरण किया जाएगा विकसित देशों के द्वारा विकासशील और अल्प विकसित देशों को, ताकि वे जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम हो सकें। अगली यूनिट भी महत्वपूर्ण है, 5वीं यूनिट, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, कि मनुष्य पर या अन्य जीवों पर या धरती पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का और वैश्विक ऊष्मन का, ग्लोबल वार्मिंग का। तो सबसे पहला हम प्रभाव अगर देखें तो प्रभाव जलवायु परिवर्तन के सीमित नहीं है, केवल भारत तक सीमित नहीं है, किसी केवल एक देश तक ही सीमित नहीं है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें भारत के संदर्भ में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इसे देखने को इसे हमें पढ़ना है। तो कैसे वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। पहले धीरे धीरे वर्षा होती थी, पूरे 4 महीने तक वर्षा होती थी। अब हम देखते हैं कि वर्षा हुई तो बहुत तेज़ हो जाती है, पूरे महीने की बारिश 2 ही दिन में हो जाती है। तो ये पैटर्न में बदलाव आ गया। राजस्थान जैसे राज्यों में, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बाढ़ की घटनाएं देखी गईं, या जब वर्षा होना होता है तब वर्षा नहीं होती है, जब नहीं होना होता है तो अचानक से बहुत भारी बारिश आ जाती है। तो ये पैटर्न में भी बदलाव आया है, इसे भी हम समझेंगे, आप पढ़िएगा। सूखा आने के क्या कारण है? ड्रॉट, इफेक्ट्स ऑन वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों पर इसका क्या प्रभाव है ग्लोबल वार्मिंग का या क्लाइमेट चेंज का। समुद्रों के जल स्तर के बढ़ने की बात की जाती है। कृषि पर इसका क्या प्रभाव है? हम सब जानते हैं कि अगर पानी की कमी होगी तो धान की फसलें नहीं हो पाएंगी, या सूखा होगा तो अन्य फसलें नहीं हो पाएंगी। तो कृषि पर क्या प्रभाव है। या टिड्डियों का हमने आक्रमण देखा कुछ साल पहले कि टिड्डी अफ्रीका से, मिस्र से भारत तक पहुंच गए, या फिर कुछ ऐसे फंगस बढ़ जाएंगे या ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, जिससे कि खेती पर इनका प्रभाव पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होगी, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। तो फूड सेफ्टी की भी बात की जाती है। इसीलिए ग्लेशियर पिघलते हैं, धरती का तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर तो पिघलेंगे। फिर स्वास्थ्य पर हमने कोविड देखा, कोविड की महामारी आई। ठीक इसी तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण नए नए तरह की महामारी, या हम कहते हैं कि जो बैक्टीरिया है इनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, ये जल्दी से नष्ट नहीं होंगे, एंटीबायोटिक्स का असर कम कर देंगी, या फिर कुछ नई बीमारियां पैदा होंगी। तो हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव है? कैंसर जैसी बीमारियों में वृद्धि हो रही है, तो हेल्थ पर क्या प्रभाव है ये भी पढ़ना है। इम्पैक्ट्स ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा की बात की जाती है। अब नदियों में अगर पानी ही नहीं रहा तो बड़े बांध बनाने का क्या फ़ायदा, बिजली नहीं बन पाएगी। या फिर हमारी ऊर्जा के लिए जो स्रोत हैं, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को नहीं अपनाएंगे तो फिर जीवाश्म ईंधनों
की तो सीमित लाइफ है, वो कोयला, पेट्रोलियम ये तो खत्म ही हो जाने हैं। तो जलवायु परिवर्तन का ऊर्जा सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। और क्या प्रभाव पड़ता है, इसे पढ़ना है। जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो जीवों की संख्या है हम देख रहे हैं उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है, पक्षियों की प्रजातियों में कमी आ रही है। लगातार IUCN जैसी संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं और उनकी रिपोर्ट्स ये बताती है कि हर साल मछलियों की कितनी प्रजातियां खत्म हो गई, स्तनपाइयों की कितनी प्रजातियां खत्म हो गई। तो इसे भी पढ़ना है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर इन इंडिया, भारत में जलवायु परिवर्तन और आपदा, हम जानते हैं कि कभी सुनामी आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा आ जाती है। और अर्बन फ्लड, शहरों में बाढ़, अचानक से पानी भरा तो शहरों में बाढ़ आ गई। साइक्लोन्स, चक्रवात क्या होते हैं, हिंद महासागर और अरब सागर में चक्रवात आते ही रहते हैं। तो इनके बारे में भी पढ़ना है। जंगल की आग क्यों लगती है, कैसे लगती है, इसके क्या कारण है, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, मनुष्य की गतिविधियां भी हो सकती हैं, तो जिसके कारण ये आग लगती है। तो ये सिलेबस था जहाँ आपको ध्यान देना है, पढ़ना है।